हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचसीएससी हुआ करता था, अभी ये नया आयोग बन गया है यूपीएसएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का। ये एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 है, इसकी वैकेंसी निकली थी। और अब जब से नया आयोग बना है काफ़ी चीज़ें प्रोसेस में आ चुकी है और उम्मीद है इसका जल्दी ही एग्ज़ाम करवाया जाएगा। अभी तो बजट वगैरह भी मिल गया है, ऐसा सुनने में आया है इनको, तो देखते हैं कितना जल्दी ये प्रोसेस में आता है। इसकी रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट करवा रहे हैं, आपको यहाँ पे जो सिलेबस है वो पूरा करवाया जाता है। टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज के लिए ये नंबर अवेलेबल है, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पे जाके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक अवेलेबल है इस वीडियो के नीचे भी, डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट सेक्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। इंडियन हिस्ट्री, जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। पॉलिटी शुरू कर रहे हैं हम, और आज जो टॉपिक है यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। एक एक करके आपके सारे सब्जेक्ट यहाँ करवाए जाते हैं और रेगुलर प्रैक्टिस टेस्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको करवाए जाते हैं। आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। लेट्स बिगिन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो संविधान सभा है, इसके फेसेस, ये कितने चरण में संविधान सभा, ये इसका कितने चरण में पूरा हुआ है, कितने फेसेस थे, ये है। तो देखिए, पहला फेज था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, जो पहला चरण था वो रहा है 6 सितंबर से, 6 सितंबर 1946 से और 14 अगस्त 1947। पहला चरण रहा है 6 सितंबर 1946 से और 14 अगस्त 1947 तक। इसमें पहले चरण में क्या रहा है, जो कैबिनेट मिशन आया था, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही तो फिर ये सब शुरू हुए थे कि एक संविधान सभा होगी। ये सब प्रपोजल जो कैबिनेट मिशन था उस कैबिनेट मिशन प्लान में ही था और उसी को ही फॉलो करके ये संविधान सभा बनाई गई थी। दूसरा जो इसका फेज था, सेकंड फेज में एक सॉवरेन बॉडी का प्रोविजन था, और वो कब से कब रहा है, 15 अगस्त 1947 से और 26 नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक ये सेकंड फेज रहा है इसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। और इसमें क्या था, एक सॉवरेन बॉडी प्रोविजनल पार्लियामेंट होनी चाहिए। इसमें तीसरा और लास्ट फेज जो था वो एक प्रोविजनल पार्लियामेंट, और ये कब से कब था, 27 नवंबर 1949 टू मार्च 1952। 27 नवंबर 1949 से और मार्च 1952 तक। तो ये 3 फेज रहे हैं जिसमें संविधान सभा का गठन किया गया है, इसका निर्माण किया गया है। भारतीय संविधान का क्या है, एक रेगुलर प्रोसेस रहा है इसका डेवलपमेंट का। ब्रिटिश शासन ने साम्राज्य विस्तार के तहत ही भारत के आधुनिकीकरण और उसके पश्चात बाद में जो एक वेस्टर्न एजुकेशन का प्रसार किया था। और 1946 में कैबिनेट मिशन योजना आई थी, और कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया था, जिसको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम पढ़ रहे हैं। इसमें गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था, तो यह आपको ध्यान रखना है, संविधान सभा का गठन अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा हुआ था। संविधान सभा के जो सदस्य थे विधानसभा के, इनके द्वारा संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कहां से किया गया था, जो विधानसभा के सदस्य थे वहां से। और लगभग 10 लाख की सीट पे एक संविधान सभा को आवंटन की गई थी। अगर कहीं 10 लाख की पॉपुलेशन, आज भी जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का होता है, तो ज्यादातर जगह 10 लाख है पॉपुलेशन, वहां पे एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो उस टाइम पे भी संविधान सभा में एक सीट आवंटन की गई थी जहां लगभग 10 लाख की पॉपुलेशन है। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी निश्चित की गई थी, आपसे पूछा जाए, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई उस टाइम पे कितनी सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी, तो ये 389 मेंबर निश्चित किए गए थे। इनमें से
296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें जो देसी रियासतें थी। आउट ऑफ 289 टोटल आवंटन की गई थी, इसमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और जो 93 सीटें थी जो देसी रियासतें जहां पे राजा रजवाड़े प्रोविंशियल इनका चल रहा था उनको दी गई थी, जो देसी रियासतें थी, रियासतों को दी गई थी। हमसे पूछा जाता है कई बार एग्जाम में कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी ये 9 दिसंबर को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को ये पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। कई बार पूछा जाता है संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे जिनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे जिनको संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। फिर उसके बाद में पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को, तो इनको अस्थायी सदस्य चुन लिया गया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और जब 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष और बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। और संविधान सभा में उस टाइम पे जो महिलाएं थी उनकी संख्या सिर्फ 15 थी, 15 विमेन मेंबर्स थी उस टाइम पे संविधान सभा में। और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में जो उद्देश्य है प्रस्तावना है वो कब पेश किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जिसको बाद में सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को ये स्वीकार कर लिया गया था। अब इसके तहत हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में और क्या फंक्शन थे। इसमें देखिए, इससे रिलेटेड जो पूछा जाता है कि हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था। जो हमारा नेशनल फ्लैग है, राष्ट्रीय ध्वज, ये कब अडॉप्ट किया था, इसको कब स्वीकार किया था, तो ये 22 जुलाई 1947 को। देखिए, एक क्वेश्चन आज जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यहां से 100% आपके एग्जाम में आता है। दूसरा यहां से पूछा जाता है कि इंडिया को कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप कब मिली, कब रेटिफाइड किया गया था इंडियाज मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये मई में किया गया था कॉमनवेल्थ के लिए, मई 1949 में। दूसरा पूछ लिया जाता है, एक तो ये तो हो गया नेशनल फ्लैग का। अब अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग है ये कब अडॉप्ट किए गए थे, तो ये 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग हमने अडॉप्ट किए थे, जबकि नेशनल फ्लैग को हमने 22 जुलाई को 1947 को और नेशनल एंथम राष्ट्रगान ये 1950 में। इसके अलावा जो पहले प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, अगर पूछा जाता है कि इलेक्टेड पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो ये इलेक्टेड पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को ये इलेक्ट किए गए थे। और उसके बाद सच्चिदानंद सिन्हा थे, वो तो अस्थायी सदस्य थे, लेकिन जो स्थायी सदस्य थे या पहले जो इलेक्ट किए गए थे, चुने गए थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे 24 जनवरी 1950 को। और इसके बाद में 26 जनवरी 1950 को इंडिया बिकेम ए सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें देखिए टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करते हैं तो आपको ये नोट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, ये सब इनका पीडीएफ मिल जाता है, प्रैक्टिस टेस्ट का लिंक मिल जाता है जहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियोज ऐसा नहीं है वीडियोज देखिए वीडियोज देख लिया तो उससे क्या है, चीजें क्लियर हो जाती है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या चाहिए, एक तो हमें उस टॉपिक का नॉलेज होना चाहिए। मान लेते हैं कि ये वीडियो देख के हमें नॉलेज हो गया या हमें कोई नोट्स पढ़ के हो गया, लेकिन उसके बाद में 2 चीजें और आती है एग्जाम क्लियर करने के लिए, प्रैक्टिस एंड उसका रिविजन। तो ये जरूर कीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटीज, इसका क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार एग्जाम में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी का देखते हैं। एक थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। ड्राफ्टिंग कमेटी में और मेंबर कौन थे, तो इसमें N. गोपाला स्वामी,
एन गोपाला स्वामी इसके मेंबर थे। इसके अलावा कृष्णा स्वामी अय्यर थे, ये नाम जरूर ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं। के एम मुंशी थे, हम बात कर रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी की। के एम मुंशी थे और मोहम्मद सादुल्ला थे। एन महादेव राव थे, बाद में एन महादेव राव को रिप्लेस करके बी एल मित्र को बना दिया गया था। और जो कृष्णमाचारी थे, टी कृष्णमाचारी, उनकी जगह रिप्लेस कर दिया गया था डीपी खेतान को। तो ये जरूर नोट कीजिएगा आप। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इसके मेंबर थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी आयंगर थे और कृष्णा स्वामी अय्यर थे। के एम मुंशी थे, मोहम्मद सादुल्ला थे, एन महादेव राव थे, तो एन महादेव राव थे लेकिन बाद में इनको रिप्लेस कर दिया बी एल मित्र से। और टी कृष्णमाचारी थे, इनको रिप्लेस कर दिया गया था डीपी खेतान से। और भी कई कमेटी बनी है, ये इंपॉर्टेंट कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए, स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उसके चेयरमैन कौन थे? उसके चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी संविधान की समिति है, संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। इसके अलावा जो एक प्रोविंशियल कमेटी बनाई गई थी प्रोविंस के लिए, देखा आपने पढ़ा होगा कि सरदार पटेल ने जितनी भी देसी रियासतें थी उनका एकीकरण करके राज्य जो हम देखते हैं इंडिया, वो सरदार पटेल ने ही एकीकरण किया था, बहुत सारी रियासतों को मिलाया था। तो जो प्रोविंशियल कमेटी थी, जो देसी रियासतों से संबंधित कमेटी थी प्रोविंशियल, उसके चेयरमैन थे सरदार पटेल। इसके अलावा एक फंडामेंटल राइट्स के लिए कमेटी बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज एंड फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे मूल अधिकार हैं या फिर जो माइनॉरिटीज हैं उनके लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके चेयरमैन भी सरदार पटेल ही थे। एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई थी, स्टीयरिंग कमेटी, इसके चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके चेयरमैन थे। इसके अलावा एक रूल ऑफ प्रोसीजर कमेटी बनाई थी, रूल ऑफ प्रोसीजर, रूल ऑफ प्रोसीजर की कमेटी के चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी थी जो हमें ध्यान में रखनी है। यहां से क्वेश्चन जितने भी आज टॉपिक करवा रहे हैं इनमें से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ये सब, तो आप इसमें लापरवाही मत करना। इंतरिम गवर्नमेंट, जब 1946 में इंतरिम गवर्नमेंट बनाई गई थी, उसमें कौन सा पोर्टफोलियो किसके पास था, कौन सी मंत्रालय कहें आज की भाषा में, तो ये कौन सा पोर्टफोलियो, कौन सा मिनिस्ट्री किसके पास था? ये क्वेश्चन पिछली बार एक शिफ्ट में पूछा गया था डिफेंस का, ये वाला। पंडित नेहरू के पास ये एक्सटर्नल अफेयर्स था और कॉमनवेल्थ से रिलेशंस पंडित नेहरू के पास थे। सरदार पटेल के पास गृह मंत्रालय था और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास में फूड एंड एग्रीकल्चर था। डॉक्टर जॉन मथाई थे, उनके पास ये इंडस्ट्री और सप्लाई था। जगजीवन राम है, इनके पास लेबर था। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। पिछली बार जो पूछा था एक शिफ्ट में सरदार बलदेव सिंह का कि इंतरिम गवर्नमेंट का गठन किया गया था, उस टाइम पे रक्षा विभाग किसके पास था, तो ये सरदार बलदेव सिंह के पास था। इंतरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है। लियाकत अली खान, लियाकत अली खान है, ये वित्त मंत्री थे जब 1946 में इंतरिम गवर्नमेंट। देखिए इंतरिम गवर्नमेंट क्या थी, ये इंतरिम गवर्नमेंट एक्चुअली जो वायसराय था लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन था, उसी की ही वायसराय के एग्जीक्यूटिव मेंबर थे ये सारे। तो इंतरिम गवर्नमेंट, द मेंबर्स ऑफ द इंतरिम गवर्नमेंट वर मेंबर्स ऑफ द वायसरायस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। और बाद में देखा होगा आपने, वायसराय कंटिन्यू टू बी द हेड ऑफ द काउंसिल। जवाहरलाल नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट बनाया था वायसराय का, लेकिन हेड तो माउंटबेटन ही था उस टाइम में जब इंतरिम गवर्नमेंट बनाई थी।
लियाकत अली खान ये वित्त मंत्री थे। लियाकत अली खान है इनके, इसका पता होगा आपको, ये पहला प्रधानमंत्री था पाकिस्तान का, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री था। और जब पाकिस्तान डिवाइड हुआ, इंडिया से अलग होके नया कंट्री बना, उस टाइम पे ये पहले प्रधानमंत्री थे पाकिस्तान का। और बाद में 1951 में इसको असैसिनेट कर दिया गया, इसकी हत्या कर दी गई थी। ये रहने वाला था करनाल का, लियाकत अली खान करनाल का रहने वाला था, इंडिया का। इसके अलावा सी राजगोपालाचारी है, इनके पास एजुकेशन एंड आर्ट्स था। गजनफार अली खान है, इनके पास स्वास्थ्य था, हेल्थ था। ये है इंतरिम गवर्नमेंट जो 1946 में बनी। इसके अलावा देखिए, पहली कैबिनेट का पूछ लिया जाता है कई बार। जो पहली कैबिनेट बनी थी आजाद देश हिंदुस्तान की पहली कैबिनेट, तो ये 1947 में देश आजाद हुआ। उसकी जो पहली कैबिनेट बनी उसमें पंडित नेहरू के पास प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। एक्सटर्नल अफेयर्स पहले भी था, अभी भी रखा। कॉमनवेल्थ रिलेशन पहले भी थे, बाद में भी रखा। इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च और ऐड हो गया इसमें। सरदार पटेल जब इंतरिम गवर्नमेंट बनी, उसमें होम गृह मंत्रालय सरदार पटेल के पास था। आई इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। अब इसमें स्टेट्स के मैटर और ऐड कर दिए गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनके पास फूड एंड एग्रीकल्चर, फूड एंड एग्रीकल्चर इनके पास पहले भी था जब इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद को एजुकेशन दिया गया, जबकि एजुकेशन पहले किसके पास था? सी राजगोपालाचारी, इंतरिम गवर्नमेंट बनी थी 1946 में, तो उनके पास था एजुकेशन एंड आर्ट्स। अब जब देश आजाद हुआ तो पहले शिक्षा मंत्री कौन बने? मौलाना अबुल कलाम आजाद। जॉन मथाई है, जॉन मथाई के पास में पहले इंडस्ट्री और सप्लाई थी, अब जॉन मथाई को रेलवे और ट्रांसपोर्ट दे दिया गया। इस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, इनको लॉ कानून मंत्रालय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दिया गया। जगजीवन राम है, ये इनके पास पहले जो था जगजीवन राम के पास लेबर था, और बाद में भी इनके पास लेबर ही इनको दिया गया। सरदार बलदेव सिंह, इनके पास पहले भी डिफेंस था और बाद में भी इनको डिफेंस ही दिया गया। डॉक्टर इसमें एक और ऐड हो गए, देख तो राजकुमारी अमृत कौर, ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। जो पहले हेल्थ डिपार्टमेंट किसके पास था? गजनफार अली खान के पास था, अब ये राजकुमारी अमृत कौर को दे दिया गया। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं, ये इंडस्ट्रीज एंड माइंस, ये डिपार्टमेंट इनको दे दिया गया। और 1956 में जो पार्ट था, पार्ट 7 में ये आर्टिकल था एक 238, संविधान का जो पार्ट 8 है उसमें आर्टिकल था 238, ये डील करता था राज्यों के साथ। ये डिपार्टमेंट जो सरदार पटेल के पास था, इसको 1956 में इसको खत्म कर दिया गया, रिपील कर दिया गया इसको। ये पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। तो जो ये स्टेट्स वाला मैटर था, आर्टिकल 238 पार्ट 7, ये रिपील कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया 1956 में 7वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से करके 7वां संविधान संशोधन किया गया था, और उसमें इसको हटा दिया गया। और इसकी जगह क्या जोड़ा गया? पार्ट 4A और 14A, 4th और 14A दो ऐड कर दिए गए इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, शेड्यूल, संविधान के जो शेड्यूल हैं ये कौन कौन से हैं, ये भी पता होने चाहिए हमें संविधान के। एक तो भाग, जैसे कि पहला भाग क्या है? संघ और उसके क्षेत्र हैं, दूसरे में नागरिकता आता है, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में नीति निर्देशक तत्व, पांचवें में फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाती है, छठे में जो यूनियन है उससे रिलेटेड है, सातवें में स्टेट, पांचवें में है यूनियन से रिलेटेड, छठे में है जो स्टेट से रिलेटेड है, और फिर उसके बाद में 8वां आ जाता है, उसमें संघ राज्य क्षेत्र आ जाते हैं, 9वें में पंचायत से हैं, 9वें का पहला पार्ट है उसमें नगर पालिकाएं हैं, 9वें का दूसरा पार्ट है उसमें सहकारी समितियां हैं,
जो पार्ट 11 है 11वां, उसमें राज्य और यूनियन के बीच में क्या संबंध होंगे। इलेक्शन की बात करें तो 15वें में आता है। हमारी लैंग्वेज है वो पार्ट 17 में 17 में आती है। इमरजेंसी वगैरह पार्ट 18 में आते हैं। संविधान में कोई संशोधन करना हो पार्ट 20 में है, आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो इस तरीके से वो भी हमें ध्यान रहना चाहिए, लेकिन वो भी करेंगे हम आगे। सबसे इंपॉर्टेंट है शेड्यूल। पहला शेड्यूल क्या कहता है, संविधान की जो पहली शेड्यूल, ये शेड्यूल जिनको नहीं पता है, अनुसूची, अनुसूचियां। पहली जो अनुसूची है इसमें क्या आता है, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। इसमें क्या आ जाता है, द स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे की बात करें तो दूसरा जो शेड्यूल है इसमें आ जाती है सैलरी वगैरह, तनख्वाह, सैलरी और जो एमलमेंट्स है अदर, वो आ जाते हैं दूसरे शेड्यूल में। तीसरा जो शेड्यूल है, तीसरी अनुसूची, इसमें किस तरीके से कौन किसको कौन शपथ दिलाएगा, ये आ जाता है। राज्यपाल शपथ किसको दिलाएगा, राज्यपाल को कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति किसको दिलाएगा, इस तरीके से कौन से मंत्री को किस जगह, जितने भी शपथ से रिलेटेड चीजें हैं वो इसमें आ जाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तीसरा शेड्यूल। चौथे शेड्यूल में देखते हैं तो वो क्या आ जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स। इसमें सीट एलोकेशन, ये ध्यान रखना है आपको। चौथे में काउंसिल ऑफ स्टेट किसको बोलते हैं, सीट एलोकेशन। सीट एलोकेशन किसमें, काउंसिल ऑफ स्टेट। और काउंसिल ऑफ स्टेट क्या होता है, राज्यसभा। क्योंकि राज्यसभा में जो मेंबर आते हैं वो राज्यों से ही चुन के आते हैं। जैसे विधानसभा में किसी की 100 में से 70 सीटें हैं तो उसके मेंबर राज्यसभा में ज्यादा जाएंगे बजाय जिसकी 30 है। तो इस तरीके से जाता है राज्यसभा में मेंबर। ये रेशियो है, सबके लिए बांट रखी है, किसके लिए कितनी सीटें हैं, किसके लिए कितनी सीटें हैं राज्यसभा में, हर स्टेट का फिक्स है इसमें। पांचवे की बात करते हैं तो पांचवा जो शेड्यूल है इसमें दे रखा है ST/SC का, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट है, इनके जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें क्या नियंत्रण रहेगा वो दे रखा है। शेड्यूल एरियाज कह सकते हैं आप इसको। शेड्यूल एरियाज के बारे में क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा, उसमें प्रशासन का क्या नियंत्रण रहेगा वो दे रखा है। 6th शेड्यूल की बात करें, छठे शेड्यूल की, इसमें ट्राइबल एरिया आ जाते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ट्राइबल एरियाज कौन से आ जाते हैं, आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। आसाम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, इनके ट्राइबल एरियाज हैं जो छठे अनुसूची में आते हैं। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर आता है। 7वीं अनुसूची में क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो और जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उसके बीच में जो पावर का बंटवारा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, वो 7वें शेड्यूल में दे रखा है। 8th शेड्यूल की बात करें, 8th शेड्यूल सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लैंग्वेज आती है, भाषाएं। 9th शेड्यूल में क्या आता है, 9वें शेड्यूल में आते हैं स्पेशल लॉ बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट बट नॉट अंडर द रिव्यू। ये आपको ध्यान रखना है। जो जुडिशरी है, कुछ अधिनियम और जो विनियम है वो विधि उनका मान्यकरण करे, इस तरीके का लैंग्वेज है इसमें। आप देखेंगे कि कोई भी चीज होती है जिसको परमानेंट करना होता है तो उसको बदला नहीं जा सकता। मतलब आपने किसी चीज को नवी अनुसूची में डाल दिया है, जैसे अभी डिमांड उठ रही थी कि बिहार को अलग राज्य का दर्जा दो, आंध्र प्रदेश को अलग राज्य का दर्जा दो, या स्पेशल, अलग राज्य नहीं, स्पेशल राज्य का दर्जा दो, स्पेशल कैटेगरी का दर्जा दो, स्पेशल राज्य का दर्जा दो। तो और ये डिमांड उठ रही है कि स्पेशल कैटेगरी में दो और फिर उसको नवी अनुसूची में डाल दो। नवी अनुसूची में डालने का मतलब है कि वो फिक्स हो गया, अब उसमें बदलाव नहीं हो सकता है, इस तरीके से है। हालांकि उसका भी प्रोविजन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट में चले गए वहां से बदलाव हो जाता है। तो ये नवी अनुसूची है जिसमें क्या होता है, स्पेशल लॉ कह सकते हैं आप, किसी चीज के लिए स्पेशल लॉ बियॉन्ड द ज्यूरिडिक्शन ऑफ कोर्ट्स।
लेकिन रिव्यू का अधिकार जरूर है, कोर्ट के पास हर चीज का रिव्यू कर सकता है। 10th शेड्यूल है, 10वां अनुसूची, ये है एंटी डिफेक्शन लॉ। आजकल कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाता है, चाहे उसकी कोई भी, पहले वो 20 साल किसी पार्टी में रहा, 40 साल किसी पार्टी में रहा, और पता चलता है एक दिन वो जो जिस पार्टी का पहले वो विरोध कर रहा था उसी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, सभी एक दूसरे में जाते हैं, जहां जहां जिसकी सरकार बनती है वो करवा लेते हैं ज्वाइन। तो ये है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून, ये 10वीं अनुसूची में है। 11वीं अनुसूची है, इसमें आते हैं पंचायत। पंचायत से ये 11वीं अनुसूची में आती है। और 12वीं जो अनुसूची है इसमें आती है म्युनिसिपैलिटीज। म्युनिसिपैलिटीज ये 12वीं अनुसूची में आती है। देखिए, इसमें एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, जो हमने 5वीं अनुसूची पढ़ी है उसमें क्या था, 5वीं अनुसूची में पढ़ा था शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज में क्या है कि जो ट्राइबल लैंड है, आजकल ये काफी चल रहा है झारखंड वगैरह में, ट्राइबल लैंड है, तो जैसे आपने कोई ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड है किसी प्राइवेट पार्टी को कर दिया, तो माइनिंग के लिए कोई ट्राइबल लैंड है उसको आपने प्राइवेट पार्टी को कर दिया माइनिंग के लिए ट्रांसफर, तो उसको नल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये इसमें है 5वें शेड्यूल में। ये 12 शेड्यूल आपको ध्यान में रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है सारे ही। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, देखिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, टेस्ट सीरीज के लिए नंबर दे रखे हैं, इन पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का सोर्स क्या है कि हमने कौन सी चीज कहां से ली है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में सोर्स है यूके की बात करें तो ब्रिटेन से क्या लिया है हमने, जो सिंगल सिटीजनशिप है ये ब्रिटेन से लिए हमने, एक ही नागरिकता, या फिर जो कैबिनेट सिस्टम है ये भी हमने ब्रिटेन से लिया है। लॉ मेकिंग प्रोसीजर है ये ब्रिटेन से लिया है। जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होगी, जो भी पार्लियामेंट फॉर्म है गवर्नमेंट की, ये भी ब्रिटेन से लिया हुआ है, यूके से लिया है। अमेरिका से क्या लिया है, यूएसए से फंडामेंटल राइट्स, इसलिए अमेरिका देखते हैं बार बार इसी का ज्ञान देता रहता है हमको, चाहे उसके वहां कुछ भी चल रहा हो। फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, जो ज्यूडिशरी है वो भी, न्यायपालिका भी यूके से ली है, इसलिए ज्यूडिशरी में भी कई जजेज हैं जो अमेरिका का रेफरेंस देते रहते हैं जब वो जजमेंट देते हैं। जब ज्यूडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, जो किसी चीज का न्यायिक रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू, ये भी वहीं से लिया हमने। और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट हो, इनके जजेज को हटाने का, रिमूव करने का क्या प्रोसेस है, इम्पीचमेंट। तो अमेरिका से क्या लिया है, फंडामेंटल राइट्स, बाकी सभी चीजें जजेज के बारे में है। इंडिपेंडेंट ज्यूडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, प्रोसीजर फॉर द रिमूवल ऑफ जजेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये ध्यान रखना है। कनाडा से क्या लिया है हमने, कनाडा से लिया है हमने कि फेडरेशन होगा। फेडरेशन क्या है, केंद्र और राज्य, लेकिन सेंटर स्ट्रांग होगा, मतलब जो केंद्र सरकार है वो उसके पास ज्यादा पावर होगी, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये कनाडा से लिया है। रेजिडरी पावर है ये सेंटर के पास होंगी। कई चीजें देखते होंगे आप, एक होती है यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट, और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट, ये 3 होती है। लेकिन जो रेजिडरी पावर है वो केंद्र के पास होगी, ये भी कनाडा से लिया है। जो गवर्नर वगैरह अपॉइंट करते हैं हम, राज्यपाल, राज्यों में गवर्नर अपॉइंट करते हैं, या फिर जो सुप्रीम कोर्ट में एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन करते हैं, वो भी हमने कनाडा से ही लिया है, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके अलावा आयरलैंड से क्या लिया है हमने, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया है, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये हमने आयरलैंड से लिए हैं। राष्ट्रपति का हमारे जो चुनाव है, वो भी प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। राज्यसभा में जो मेंबर नॉमिनेट किए जाते हैं, राज्यसभा में जो नॉमिनेट किए जाते हैं, उनकी बात नहीं हो रही है जिनको विधानसभा से वोट मिलता है फिर चुने जाते हैं,
नॉमिनेशन जो करता है, राष्ट्रपति नॉमिनेट करते हैं, अलग अलग फील्ड के लोग हैं, वो कोई स्पोर्ट्स से है, कोई एंटरटेनमेंट से, किसी और से, साइंस टेक से, तो उनको ये हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो है बीमर कॉन्स्टिट्यूशन। बीमर कॉन्स्टिट्यूशन है जर्मनी का। यहां से लिए हमने इमरजेंसी, आपातकाल कैसे लगाना है, इमरजेंसी पावर्स टू बी एंजॉयड बाय द यूनियन, और उस टाइम पे, इमरजेंसी के टाइम पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका सस्पेंशन करना। इमरजेंसी लग गई तो आपका फंडामेंटल राइट कौन सा नहीं मिलेगा, वो हमने जर्मनी से लिया है। तो जब भी इमरजेंसी का क्वेश्चन आए कि कहां से लिया है, तो जर्मनी से लिया है हमने इमरजेंसी का। दिक्कतें ज्यादा इसीलिए ही हैं क्योंकि हमने अलग अलग देशों से अलग अलग चीजें लिए, जहां का कल्चर, सिविलाइजेशन डिफरेंट है, उन लोगों की चीजें अडॉप्ट कर रखी है, इसीलिए इतनी प्रॉब्लम्स आती रहती है टाइम टाइम पे। साउथ अफ्रीका से क्या लिया है हमने? साउथ अफ्रीका से लिया है हमने जो अमेंड किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरीके से अमेंडमेंट किया जाएगा, ये लिया है हमने साउथ अफ्रीका से। इसका क्या प्रोसीजर होगा संविधान में संशोधन का, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ये साउथ अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से क्या लिया है हमने? फ्रांस से लिया है हमने लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी। फर्टर्निटी ये हमने फ्रांस से लिया है। लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी ये हमने फ्रांस से लिया है। जापान से क्या लिया है हमने? जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने कि कानून का राज होगा, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये लिया है हमने जापान से। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कानून का राज जो है ये जापान से लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है हमने? ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है हमने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जो इंटर स्टेट ट्रेड है, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो ट्रेड करते हैं उसमें फ्रीडम हो, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया हमने। कॉमर्स और जो इंटर कोर्स है वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। जबकि एग्जाम में जो पूछा जाता है हमसे, ये पूछा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट का, समवर्ती सूची का। तो ये जो समवर्ती सूची है वो कहाँ से लिया? कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं, कुछ सब्जेक्ट डायरेक्टली स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो जिन पे दोनों ही कानून बना सकते हैं, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वो है समवर्ती सूची। ये लिए हमने ऑस्ट्रेलिया से। उम्मीद है आपको ये यूजफुल लगेगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, आपको इवनिंग में 7 से 9 के बीच में ये टेस्ट नोट्स जो भी मटेरियल सेंड करते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो देखिए, अगर आपने दिन में ज्वाइन किया है तो आपको 12 से 2 के बीच में मटेरियल सेंड किया जाता है, और अगर 2 बजे के बाद किया है तो आपको इवनिंग में 7 से 9 के बीच में सेंड किया जाता है। तो ऐसा ना हो कि कोई जैसे ज्वाइन कर लेता है फिर उसको लगता है कि मुझे मटेरियल नहीं मिला है, तो आपके ईमेल आईडी पे ये 2 ही टाइम है मटेरियल सेंड करने का। और भी कोई क्वेरी है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच।